नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। कश्मीर का चुनाव मैं खुद देख के आया था। वहां पर बड़े जोरों से जो थे, हर पार्टी का एक आदमी कुछ ना कुछ बोलता था। जूनो एनसी जूनो पीडीपी जूनो, यानी कि सब कोई जूनो कर रहा था। अब वो जूनो इस वक्त सरकार में आ चुके हैं, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बन चुकी है। पीडीपी भी अपोजिशन में है। अब जूनो कौन करेगा इनके लिए, क्योंकि ये वो एम्प्लॉय है जो कश्मीर के पीएचई जल शक्ति विभाग अस्थायी कर्मचारी है, जिनको पक्का करने के लिए उम्र सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम इनको जो है वो पक्का करेंगे, यानी कि कैबिनेट बनते ही हम इनको पक्का कर देंगे। आज कैबिनेट बन चुकी है, 4 महीने भी हो गए हैं। 90 स्कॉर्पियो भी ले ली हैं, 8 गाड़ियां और बड़ी ले ली हैं। 2 दिल्ली में है, 2 कश्मीर में है, 4 जम्मू में है। सरकार ने अपना फायदा ले लिया, लेकिन जो लोग इनको वोट डाल रहे थे, इन लोगों ने वोट डाला है, इनके घर वालों ने वोट डाला है, इनके रिश्तेदारों ने वोट डाला है। वोट इसलिए डाला था कि इनका कुछ हो पाएगा, क्योंकि पिछले 10 साल से सरकार नहीं थी। जम्मू कश्मीर की क्या हालत की है भारतीय जनता पार्टी ने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट चला रहा था। उसके बाद एम्प्लॉइज का क्या हाल तो इनसे पूछता हूँ। पहले मैं, मुझे अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम है मुश्ताक अहमद भट्ट, मैं कश्मीर से हूँ। मुश्ताक साहब, मुझे ये बताइए, 5 अगस्त 2019 के बाद जब 370 टूटा था, तो एम्प्लॉइज ने एक राहत की सांस ली थी कि हमें भी कुछ मिलेगा, क्योंकि होम मिनिस्टर साहब ने ये कहा था आपको मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया जाएगा। 5 अगस्त 2019 चला गया, 25 आ गया, लेकिन कुछ लागू नहीं हुआ। जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में गवर्नर का ये रोल चल रहा था, उस वक्त भी हमें बहुत सी वादे दिए गए हैं, वो तो पूरे नहीं किए हैं। उस वक्त हमने सोचा कि स्टेट के जो गवर्नमेंट बनाएंगे, हम उमर सरकार को हमने पूरे ताउन के साथ कामयाब किया है। उसने बड़े बड़े वादे किए हमारे साथ। लास्ट में अगर आखिर में देखेंगे तो वो धोखे हैं हमारे लिए। जुनूनी चुनाव था, मैंने खुद वो चुनाव देखा। वहां पर जाकर लोग बहुत जुनूनी हो जाते थे। जब कोई आता था वेलकम करते थे, गले से लगाते थे। उस वक्त टोपी लेकर वोट भी मांगते थे, क्योंकि एक चुनाव हारे हुए थे, ये दूसरा चुनाव लड़ रहे थे, डर रहे थे। पहले तो कह रहे थे मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा यूटी में, फिर 2 जगह से लड़ पड़े। इनको पता नहीं था कि मुझे इतना वोट मिलेगा। आज वोट मिल चुका है, चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, लेकिन आप लोगों को तो वो भूल चुके हैं। ये तो इनकी ये पूरी ये कहानी ऐसी ही चल रही है हमारे साथ धोखे चल रहे हैं, हमारे से जातियाँ चल रहे हैं। क्योंकि ये हम अपने एमएलए की जो उनके एमएलए आए हैं, वो 1.5 लाख से मांग रहे हैं 3 लाख, मगर हम 9,000 से अपना घर चला रहे हैं, अपने बच्चों को चला रहे हैं। मगर बदकिस्मती है, पता नहीं है क्या ये ऊपर वाले का करम है हमारे पर। ऐसे ऐसे गवर्नमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे वादे कर रहे हैं, हमारे साथ हर वक्त धोखा कर रहे हैं, हमारे साथ हम हर वक्त जाति कर रहे हैं। देखिए, ये ऊपर वाले का रायो कर्म नहीं है, ये जहाँ की सरकारों का रायो कर्म है, क्योंकि लगातार पिछले 10 साल से सरकार नहीं थी। अगर इनडायरेक्टली यहाँ पर सरकार कुछ राष्ट्रपति शासन लगा, उसके बाद एलजी शासन आ गया। अगर ये चाहते तो डेली वेजेस के लिए कुछ कर सकते, पर किया नहीं। सर, मुझे ये बताइए, कश्मीर का चुनाव मैं खुद वहां पर देख के आया था, और वहां बहुत जुनूनी चुनाव था, और लोग ये चाहते थे कि 5 अगस्त 2019 के बाद ऐसा मुंह तोड़ा जाए, अब हमारी खुद की सरकार आए, ताकि वो हमारे लिए कुछ कर पाए। सरकार आ चुकी है। उमर साहब ने टोपी खोलकर वोट भी मांगा था, वोट भी आपने दे दिया। आप ही के लोगों ने, आप ही के रिश्तेदारों ने दिल खोल कर वोट दिया, तभी इनकी जो इतनी सीटें आई हैं। लेकिन आज जब बारी आ रही है, तो एक कमेटी बनाकर वो कमेटी बनाई गई है जो फाइनेंस की कही जाए, जो कभी निकलेगी नहीं, कमेटी बनाकर छोड़ दिया है। क्या निकलेगी वो कमेटी? देखो सर, आप कहते हैं कि उमर सरकार ने टोपी फैला के, उसने अपनी टोपी फैला के हमें अपनी बेईमानी की टोपी पहना दी, जालसाजी की टोपी पहना दी, और हमको धोखा दिया। ये जो उन्होंने कहा कि 6 महीने की कमेटी, ये सरासर धोखा है और टाइम पास है। क्योंकि इस पे हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते हैं कि क्या ये वाकई सही में बोलते हैं या गलत। हमारे साथ इन्होंने गलत ही किया है, क्योंकि 2014 में भी ये कमेटी बिठाई इन्होंने, पूरा रोड मैप क्लियर किया, और फिर उन्होंने बोला कि बाढ़ आ गई और आपकी फाइल बाढ़ में चली गई। ये धोखा हमने 94 से लेकर आज तक देखा। अगर सही मानों में हम कह देंगे कि बीजेपी सरकार जब यहाँ आई, तब से हमें कंटिन्यू वेजेस आने शुरू हुए, और तब से 3,000 से लेकर 9,000 तक, आज तक हम 9,000 लेते हैं, वो बीजेपी की बदौलत। लेकिन सैलरी आ रही है, लेकिन आपका वेजेस अटका भी हुआ ना, 75 महीनों का अटका भी है ना वो। जी, वो पेंडिंग वेजेस है, वो रिलीज करने में ये नाकाम हुए। चाहे एलजी गवर्नमेंट थी या यहाँ की सरकार बनी, ये तो मतलब धोखा ही दे रहे हैं। ये
कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। अगर इनके पास पैसे नहीं है तो एमएलए एक 3 लाख का सैलरी क्यों मांगता है? 5 लाख वो बोल रहे हैं। इन्होंने हमारे कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करता हूँ, पूरी जमीन रिंग रोड के अंडर ली है। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? और नेशनल हाईवे दे रहा है। वो दे बोले कि नेशनल हाईवे 30 दे रही है, लेकिन ये पैसे लोगों को देते हैं, वो पैसे हिंदुस्तान से ही आते हैं ना। इंडियन हम गवर्नमेंट मोदी जी से कहते हैं कि अगर वो पैसे एक रोड बनाने के लिए, एक इंसानियत को बचाने के लिए आप पैसे नहीं दे सकते हैं? एक गरीब परिवार को चलाने में आप 9,000 रुपये उसका गुजारा करते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। हम मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि अगर एनसी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, हम भी आपके परिवार हैं। आप कहता है कि आप हमारे लोग हैं, आप हमारी परिवार हो। अगर हम उनके परिवार है तो हमारे परिवार के लिए कुछ अच्छा सोचो। नहीं, मोदी जी ने ये कहा था ये सारा देश मेरा परिवार है, डीपी भी लगाई थी, सबने फोटो भी लगाई थी, और उस परिवार में हम लोग भी गए थे। लेकिन वो उन्होंने अपना परिवार हमें जरूर बनाया, लेकिन हमें अपना समझा नहीं है। अगर समझा होता तो आज आप यहाँ नहीं खड़े होते जनाब, आज अच्छी खासी सैलरी ले रहे होते, क्योंकि लद्दाख भी हमारा ही पार्ट था। अगर उसको 45,000 दिया जा रहा है, देखिए होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर है ना, अगर लद्दाख को दे सकते, जम्मू कश्मीर को देने में क्या दिक्कत है? क्या यहाँ से वोट नहीं मिला इसलिए? नहीं, शायद मैं इस मामले को नहीं, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, आपसे जनरली बात कर रहा हूँ। नहीं, वोट का मसला नहीं है। जो हमारी सरकार बनी वो हिंदुस्तान के ऐवान के अंडर बनी है, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो या बीजेपी हो। यहाँ बीजेपी को 28 सीटें मिली, वो वोट भी हमने डाले। एनसी को 45 या 48 सीटें मिली, वो हर वोट भी हमने डाले। लेकिन इन्होंने हमारे साथ सौतेली माँ का सलूक किया। वो पता नहीं है कि हमारे साथ क्यों ये नाइंसाफी करते हैं। लिहाजा अगर उमर सरकार के पास कुछ हमारे लिए कोई पॉलिसी है तो हम आपकी वसादत से उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे लिए वो पॉलिसी इसी असेंबली सेशन में फ्रेम होनी चाहिए। 6 महीने तक कोई भरोसा नहीं है उन पे, क्योंकि वो भरोसा ख़त्म हुआ जब उन्होंने 94 से लेकर आज तक हमको धोखा दिया। क्योंकि हमने अपनी जवानियाँ ख़त्म की है डिपार्टमेंट को चलाते चलाते। अब हम बूढ़े हो गए हैं, लेकिन आज भी वो धोखे की ताक में बैठे हैं। देखिए, यहाँ पर भी एक प्रदर्शन हुआ, वहाँ यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, कश्मीर में भी प्रदर्शन हो रहा था, दोनों तरफ प्रदर्शन होता। कश्मीर का प्रदर्शन जो था वो कपड़े खोल कर रहे थे आप लोग, उस वक्त ठंड थी। क्या ये चीज भी सरकार को नजर नहीं आ रही? भाई हमारे मुलाजिम है, हमारे लोग हैं, उसको नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये अपनी गफलत में सोए हैं। इन्होंने हमको रखा है, ये समझते हैं कि शायद ये हमारा वोट बैंक है, इसलिए ये हम पे मतलब कोई नजरसानी नहीं करते हैं। वरना इनके हाथ में बहुत कुछ था जो ये करते। अगर उमर सरकार ने इलेक्शन से पहले हमें बोला कि आप मुझे वोट दो और मैं पहली कैबिनेट में आपका मसला हल करूंगा, तब उसके पास पैसे नहीं थे या उसको पता था कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उस टाइम इसने ये झूठे वादे हमसे क्यों बोले? नहीं, यूटी के चीफ मिनिस्टर है ना उमर साहब। देखिए, जब स्टेट थी, जब 2008 में आए थे, उसके बाद महबूबा मुफ्ती भी आई। महबूबा मुफ्ती के पास तो पूरी पावर थी, स्टेट में थी महबूबा और बीजेपी की सरकार थी, क्योंकि मैडम महबूबा चीफ मिनिस्टर थी। अगर वो चाहती तो कर सकती। उल्टा उन्होंने जो लैंड ओनर्स की अगर बात की जाए, कईयों पर तो उन्होंने बैन ही लगा दिया, कईयों को रोक ही दिया उन्होंने। जी, मैंने पहले ही कह दिया कि हमें वोट बैंक के लिए रखा है। महबूबा जी को भी पता चला कि क्योंकि उनके खाली 2 मेंबर असेंबली में आप जाते हैं। महबूबा जी की पार्टी खत्म हो चुकी है। उन्होंने हमारे साथ जो वादे किए थे इलेक्शन जीत के, उन्होंने धोखा किया हमारे साथ। और उसको पता चला कि ये एक ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हम अपनी चैनल के वसादत से उमर सरकार से भी ये कहते हैं कि अगर आपने फिर से हमारे साथ धोखा किया, वो दिन दूर नहीं है जब आपको भी इसका सामना खामियाजा उठाना पड़ेगा। देखिए, खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने वायदे किए थे। अगर आप कुछ कहना चाहे तो आप बताइए। देखिए सर, मैं अपनी तरफ से और अपने कैजुअल लेबर भाइयों की तरफ से या गवर्नमेंट तक हम आपकी वसात से ये इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि आपने बोला कि हम 6 महीने का वक्त आपको देते हैं, नए बजट में आपका मसला हल करेंगे। मगर हम इनसे एक गुजारिश करते हैं कि जब तक आप ये 6 महीने का जो लिमिट आपने दिया है, तब उससे पहले आप हमें मिनिमम वेज का एक्ट जो है, जो हमारा हक है, जैसे लद्दाख में हुआ है, होम मिनिस्टर साहब वो प्रधानमंत्री हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने बोला है, और अमित शाह साहब ने बोला था कि जो जम्मू कश्मीर है वो हमारे हिंदुस्तान का ताज है। बिल्कुल है भी है, मगर ताज के साथ आप धोखा कर रहे हैं।
ये कौन सी इंसाफी है? देखिए मैं एक चीज पूछूंगा। देखिए पाक रमजान का महीना चल रहा है और उस रमजान के महीने में उमर साहब खड़े होकर ये बोलते हैं मैं कमेटी बना रहा हूँ। इस वक्त कोई झूठ नहीं बोलता क्योंकि अल्लाह पाक को भी कहीं ना कहीं मुंह दिखाना है जाकर। अगर हम रोजा रख रहे हैं तो कम से कम सच तो बोलिए ना, वो सच बोलिए जो लोगों तक सही हो। हम सर वही बोल रहे हैं उमर साहब से कि आप जो वादे हमसे कर रहे हैं, आप उन पे आप हमें वो वादे दीजिए। खड़े नहीं उतर रहे हैं आप। हर अगर आप हमें चाहते हैं कि आज रमजान का महीना है, ईद भी आने वाली है, कि हम चाहते हैं कि उमर साहब जो उसने प्रोसेस की है हम उसका वेलकम करते हैं एक लिहाज से कि उन्होंने बोला 6 महीने अगली बजट, मगर उससे पहले जो हमारा हक है मिनिमम वेज एक्ट का 9,000 से हमारा घर नहीं चलता है, हमारे बच्चे हैं, हमारी फैमिली है, हमारे अखराजात हैं। आपको पता है कि एक तकरीबन 1 लाख का जो मुलाजिम है उसको बराबरी नहीं है, हमें 9,000 से हम चाहते हैं कि आपकी वजह से हम गवर्नमेंट तक ये अपना पैगाम पहुँचाते हैं कि हमें मेहरबानी करके एक तो हमें 64 जो हमारी है SRO है 64 की उससे हमें लागू किया जाए और रेगुलाइजेशन का पॉलिसी बनाइए, और उससे पहले 6 महीने का जो वक्त दिया है हमारे जो मिनिमम वेज एक्ट है वो लागू किया जाए, जो हमारा हक है उसी पे हम बात करना चाहिए, उसी हम गुजारिश करते हैं सर। बहरहाल देखिए वो पढ़ा लिखा यूथ था कश्मीर का। कश्मीर में अगर आप जाए तो कहीं ना कहीं आपको कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन सरकार वोट ले लेती है, फिर वायदे के नाम पर खोखले दावे दे देती है। 6-6 महीने के बाद आपकी जो पॉलिसीज है वो बनाई जाएगी। चलिए चलते चलते इनसे भी पूछ लेता हूँ। देखिए सरकार ने वायदा किया है 6 महीने का वक्त है, ये सेशन अभी यहाँ लगा हुआ है, अगला सेशन कश्मीर में लगेगा। क्या लग रहा है तब तक कुछ हो पाएगा? जैसा कि आप जानते हैं कमेटियां बहुत बनी, इससे पहले भी हमें इसी धोखे में रखा गया कि आज हमने इब्राहिम रातर साहब की सदारत में एक कमेटी बनी, हाउस कमेटी बनी, सब कमेटी बनी, कैबिनेट सब कमेटियां बनी, आपने नतीजा खुद ही देखा होगा। अब की बार हमने उमर अब्दुल्ला उन्होंने खुद कहा था इलेक्शन रैली में कहा था कि आप मेरी टोपी की इज्जत रखो। आई वोट फॉर टोप, ये मांग यस एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने कहा था कि आप मेरी टोपी की इज्जत रखो, मेरी इज्जत रखो, आप मुझे वोट दे दो, मैं आपका मसला प्रायोरिटी बेस पे हल करूंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना वोट लेकर अब वो अपना वादा भूल गए हैं। उनकी खिदमत में एक शेर में अर्ज करता हूँ, कुछ देर की खामोशी है फिर एक शोर उठेगा, अभी तुम्हारा वक्त आया है हमारा दौर आएगा। ये मैं उमर अब्दुल्ला साहब तक पहुंचाना चाहता हूं कि सिर्फ कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप कह रहे हैं कि कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तब तक हम चाहते हैं यूटी के तर्ज पर, जैसे कि लद्दाख को आपने 35 से 45 हज़ार रुपए मिनिमम वेज एक्ट दिया है, हमारे हक में भी वो मिनिमम वेज एक्ट हमारा लागू किया जाए, जो हमारा हक बनता है। एक स्टेट को आपने बाइफरकेट करके 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जम्मू अलग, कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। ये नहीं हो सकता, एक स्टेट को आप 3 हिस्सों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर एक कर भी दिया है यूटी, वो लद्दाख भी है, उसी तरह पर हमें भी मिनिमम वेज एक्ट दे दीजिए। बहरहाल देख लीजिए, जम्मू कश्मीर एक ताज था और एक स्टेट थी। पहले ये देश हुआ करता था, जम्मू कश्मीर एक देश था, एक देश को स्टेट बनाया गया, स्टेट से इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। यानी कि एक देश को तोड़ के स्टेट बनाया, देश के बाद यूनियन टेरिटरी बनाया, यूनियन टेरिटरी भी एक नहीं 2 बना दी। एक देश एक संविधान एक निशानी, ये मैं नहीं बोलता, ये भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े नेता बोलते थे जो ये कहते थे कि यहाँ पर एक झंडा होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। एक झंडा हो गया, एक निशान भी हो गया, लेकिन एक कानून क्यों नहीं? अगर लद्दाख में वही कानून उनको अच्छी सैलरी दे रहा है और यहाँ जम्मू कश्मीर में वही कानून इनके लिए कमेटी बना रहा है, वो कमेटी, वो फाइनेंस की कमेटी जो कभी निकलेगी नहीं। क्योंकि पहले भी कमेटी बनाई थी, रातर साहब के वक्त में कमेटी बनी थी, उस वक्त भी टाइम जो था किल किया गया, उस वक्त भी टाइम को यानी वेस्ट किया गया। ये लोग जवानी में यहाँ लगे थे, अब कहीं ना कहीं बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है वो रोजगार, देखिए अगर इनके पास पैसे होंगे तो बच्चे की परवरिश अच्छी होगी, अच्छे स्कूल में जाएगा, अच्छी तरह पढ़ेगा, अगर बेटी है तो अच्छी तरह शादी होगी। इनको 5 लाख 9-9 20-20 लाख की गाड़ी चाहिए, लेकिन किसी को फायदा नहीं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सरकार के मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम गिने जाते हैं, सरकारी सुविधाएं जो है वो इनको मुहैया नहीं होती, क्योंकि सरकार का कोई भी अगर काम होगा वो इनको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनको ये कहा जाता है कि आप सरकारी मुलाजिम है। वो सरकारी मुलाजिम जो 310 रुपए जो है वो दिहाड़ी ले रहे हैं, अगर ये 310 रुपए दिहाड़ी ले रहा है तो एमएलए जो 5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं, हमें सैलरी दी जाए, किस बात की सैलरी, किस चीज की सैलरी? अगर आपको 5 लाख सैलरी देनी है तो पहले इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए, उसके बाद
आप अपने बारे में सोचें, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। एमएलए अपने बारे में सोच रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं फिर पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 6 महीने के बाद देखेंगे अगर आपका कुछ हो पाएगा, यानी कमेटी गठित कर। बहरहाल यह है सरकार का फायदा बनने का, जो हमने सोचा था सरकार बनेगी तो हमें फायदा होगा, हो रहा है सिर्फ कमेटियों का। बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट छोड़ रखिएगा, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा।